आज हम लोग बायोमोलिकुल शुरू कर रहे हैं। बायोमोलिकुल्स है ना, ये साइटोलॉजी जब तक बायोमोलिकुल्स नहीं पढ़ा जाता है, साइटोलॉजी बिल्कुल ही समझ में नहीं आती है ना। इसलिए सबसे पहले बायोमोलिकुल्स, उसके बाद हम लोग साइटोलॉजी शुरू करेंगे, सेल शुरू करेंगे, है ना। तो पहले हम लोग बायोमोलिकुल शुरू करें। बायोमोलिकुल्स है ना। कुछ डिफिनेशन देखें हम लोग। All the molecules synthesized by cell, all the molecules, ions, present in living body है ना। एनसीईआरटी के अनुसार जो है ना, वो केवल कार्बन कंपाउंड्स जो टिश्यू में या बॉडी में पाए जाएंगे उन्हीं को हम लोग बायोमोलिकुल्स कहेंगे, ठीक है। कुछ और डिफिनेशन है इसका। ऑल द मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड बाय सेल, सेल द्वारा जो भी मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है सबको हम लोग बायोमोलिकुल्स कहते हैं। एक और डिफिनेशन है कि किसी भी लिविंग बॉडी में जो भी मॉलिक्यूल्स आयंस हैं सबको हम लोग बायोमोलिकुल्स कहते हैं। तीनों डिफिनेशन जो है ना, वो तीनों तीन तरह का है, अलग अलग है ये, है ना। ये दिमाग में रखनी पड़ेगी, है ना। तो एनसीईआरटी के अनुसार जो है ना, जो कार्बन कंपाउंड्स पाए जाते हैं बॉडी में उसी को हम लोग बायोमोलिकुल्स कहते हैं, है ना। एक और बात हम लोग देखें यहाँ, a cell contains about more than 5,000 chemicals एक सेल में, है ना, 5,000 से भी ज़्यादा केमिकल्स पाए जाते हैं, है ना। ऑल द केमिकल्स in a cell constitute cell pool। एक सेल के अंदर जितने केमिकल्स पाए जाते हैं सबको हम लोग क्या कहते हैं, सेल पूल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बायोमोलिकुल्स के बारे में कुछ देखे हम लोग।
शरीर के अंदर जितने भी कार्बन कंपाउंड्स पाए जाएंगे सबको हम लोग क्या कहेंगे, बायोमोलिकुल्स कहेंगे। कुछ लोगों का ये कहना है कि मॉलिक्यूल्स जो सेल सिंथेसाइज करता है उसको हम लोग बायोमोलिकुल्स कहते हैं। कुछ लोग ये कहता है कि मॉलिक्यूल्स आयंस जितने भी लिविंग बॉडी में पाए जाएंगे सबको बायोमोलिकुल्स। एक सेल में 5000 से भी ज़्यादा केमिकल्स पाए जाते हैं और सभी को हम लोग सेल पूल कहते हैं, है ना। अब हम लोग बायोमोलिकुल्स आर essential for survival of living beings। बायोमोलिकुल्स नहीं रहेंगे तो हम लोग सर्वाइव कैसे करेंगे। बॉडी का स्ट्रक्चर बायोमोलिकुल से बनाता है, बॉडी के फंक्शन को वही कंट्रोल करता है, एनर्जी वही देता है। तो बायोमोलिकुल्स नहीं रहेगा, है ना, तो अब किसी भी जीव का सर्वाइवल हो ही नहीं सकता है ना। ये बायोमोलिकुल्स बॉडी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ रहे होंगे। तो अब हम लोग फिर इसको हम मिटाते हैं, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे आपको मालूम है कि बॉडी में बायोमोलिकुल्स हैं, उसकी हम लोग अब जांच पड़ताल करेंगे, है ना। ऑर्गेनिक compounds present in the टिश्यू। टिश्यू के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है ना, इसको हम लोग देखेंगे, है ना। एक लीफ ले लिया जाए, लिविंग है वो, या पीस ऑफ एनसीईआरटी में ही दिए हुआ है, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। पीस ऑफ लीवर, है ना, ग्रेन्ड इट इन ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड, ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड लीफ ले लेंगे, या हम लोग पीस ऑफ लीवर ले लें, है ना, और उसको हम लोग ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड के अंदर रख कर और उसको पीसा जाए, ग्राइंड किया जाए, है ना। सैलरी ऑब्टेन्ड, सैलरी कहते हैं सेमी लिक्विड मटेरियल हम लोग को मिल जाएगा, है ना। अब इसको हम लोग फिल्टर इट, इसको हम लोग फिल्टर करेंगे बाई कॉटन या चीज क्लॉथ या कॉटन से इसको हम लोग
फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद दो तरह के मटेरियल हम लोगों को मिलेंगे, है ना। एसिड सॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल, है ना। ये फिल्ट्रेट के रूप में रहेगा। हम लोग ऐसा करते हैं कि एक यहाँ पर बीकर बना देते हैं, है ना। इसमें हम लोग फिल्टर कर रहे हैं, है ना। जो नीचे गिर जाएगा उसको हम लोग फिल्ट्रेट कहेंगे, उसको हम लोग फिल्टरेट कहेंगे। और जो ऊपर बच जाएगा उसको हम लोग रीटेंटेंट कहते हैं, रीटेंटेट, इसको हम लोग रीटेंटेट कहेंगे, है ना। तो फिल्ट्रेट जो है ना वो हो जाएगा एसिड सॉल्युबल, जो एसिड में घुल चुका है, और जो रीटेंटेट है वो एसिड में सॉल्युबल नहीं है, इसलिए वो रेजिड्यू के रूप में ऊपर रह गया है, ऑसेस के रूप में ऊपर रह गया है ना। इसको जब हम लोग पड़ताल करते हैं कि इसमें क्या क्या है ना, तो देखते हैं इसमें है एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोटाइड्स, है ना, मोनोसेक्राइड्स जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, है ना। इनका जब मॉलिक्यूलर वेट देखा जाता है ना, तब मॉलिक्यूलर वेट 18 डाल्टन से लेकर 800 डाल्टन तक पाया गया है ना। ये सब कंपाउंड्स, है ना, वो ये सब कंपाउंड्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, है ना। इसका ये याद रखना पड़ेगा, ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उसका ये मॉलिक्यूलर वेट कभी भी 1000 से ज़्यादा नहीं हो सकता है ना। इसमें देखा गया है ना, तो क्या पाया गया, पॉलीसेक्राइड्स, है ना, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए और आरएनए, ये सब देखा गया इसमें, है ना। इस सब को कह दिया गया है ना मैक्रोमोलेकुल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमोलेकुल्स, है ना। इस सब का मॉलिक्यूलर वेट है ना मॉलिक्यूलर वेट है ना मोर देन 1000 डाल्टन, 1000 डाल्टन से अधिक ही रहता है इस सबको, ये सब का मॉलिक्यूलर वेट।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो एक और चीज़ लिपिड के बारे में हमको बताना है यहाँ पर, है ना। तो जगह तो कम पड़ रही है, ठहरिए यहाँ लिख देते हैं लिपिड्स। लिपिड्स have molecular weight less than 1000 डाल्टन। लगभग 700 डाल्टन इसका मोलिकुलर वेट रहता है, तो भी इसको रखा गया है मैक्रोमोलिक्यूल्स में। ऐसा क्यों? इट इज structural compound। ये तो स्ट्रक्चर में पाया जाता है, ठीक है ना। प्लाज्मा के स्ट्रक्चर, सेल वॉल के स्ट्रक्चर, कहीं भी, ठीक है ना। फेन ग्रेन्ड, जब इसको पीसा जाता है ना, ऑब्टेंड, प्राप्त किया जाता है एज वेसिकल, वेसिकल के रूप में मिलता है, गुब्बारा की तरह इस तरह मिलता है, जो फिल्टर से छन नहीं पाता है, ऊपर ही रह जाता है ना। समझ में आया? हम लोग भी पढ़ रहे हैं कि कैसे मालूम है कि हम लोगों के बॉडी में वो बायोमोलिकुल्स है। तो किसी भी ऑर्गेनिक मैटर ले लेंगे हम लोग, उसका पीस ले लेंगे, है ना। ऑर्गेनिक मतलब लिविंग मैटर, उसको ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में उसको हम लोग ग्राइंड कर देंगे, उसमें डालकर, और इस तरह एक सेमी लिक्विड पदार्थ मिलेगा जिसको हम लोग सलरी कहते हैं। उसको फिल्टर किया जाएगा, है ना। फिल्टर करने के बाद जो नीचे गिर जाएगा फिल्ट्रेट, और जो ऊपर रह जाएगा उसको रेजिड्यू या रिटेंटेंट कहते हैं, है ना। तो ये है रिटेंटेंट और ये है ना। तो ये एसिड सॉल्युबल है, इसलिए ये देखिए एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोटाइड्स, मोनोसैकेराइड्स, ये सबको माइक्रोमोलिकुल्स कहा जाएगा, है ना। ये सब कहलाएंगे माइक्रोमोलिकुल्स, और इनका मोलिकुलर वेट हमेशा 18 से लेकर और 800 तक, है ना, 18 से लेकर 800 डाल्टन तक ही होता है ना। एसिड इनसॉल्युबल जो है पॉलीसेकेराइड्स, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, है ना, डीएनए, आरएनए हो गया, ये माइक्रोमोलिकुल्स हैं। इनका मोलिकुलर वेट हमेशा 1000 से ज़्यादा होता है। लेकिन एक जो यहाँ पर लिपिड है, इसके बारे में इसका मोलिकुलर वेट हमेशा 1000 से कम होगा, है ना, अबाउट 700 डाल्टन। तो लिपिड्स को क्यों उसमें रखा गया है? लिपिड्स हमेशा स्ट्रक्चर में पाया जाता है, और जब ग्राइंड किया जाता है, जब पीसा जाता है, तो वो जो है ना वेसिकल के रूप में बाहर निकलता है। वेसिकल के रूप में निकलेगा, तो इसलिए वो छन नहीं पाता है, फिल्ट्रेट नहीं हो पाता है ना, और इस तरह ऊपर ही रह जाता है, ठीक है। तो ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट बात, लिपिड के बारे में भी जान लेना है ना, कि इसका मॉलिक्यूलर वेट हमेशा 1000 से कम रहता है। इतनी बात समझ में आई होगी आप लोगों को। अब इसके बाद हम लोग दूसरा एस्पेक्ट देखेंगे इसका, है ना, ठीक है। आप लोग इसको उतार लीजिएगा। बोर्ड से नोट कर लीजिएगा पॉज करके, है ना। अब हम लोग इसका एक दूसरा एस्पेक्ट देखें।
दूसरा देखना है हम लोगों को, है ना, एलिमेंट्स। अब कौन कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन कौन सा एलिमेंट्स पाए जाते हैं। एलिमेंट्स present in organic matter and in inorganic matter। जैसे एनसीईआरटी में अर्थ क्रस्ट दिया है, एक मिट्टी का टुकड़ा ले लीजिए, उसको देखिए, और एक ऑर्गेनिक मैटर ले लीजिए, कौन कौन सा तत्व इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो है ना, इस तरह लिखे हम लोग, सबसे ज़्यादा आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हम लोग बॉडी में पाया जाता है, तब कार्बन, तब नाइट्रोजन और तब हाइड्रोजन, है ना। ये जो ऑक्सीजन है ना, ये पाया जाता है अबाउट 65%, 65% कार्बन जो है ना वो पाया जाता है, 18% नाइट्रोजन, लिटिल अमाउंट वेरी लिटिल, है ना, और हाइड्रोजन 0.5%, 0.5%, है ना। तो ये है किसमें, ऑर्गेनिक मैटर में। ऑर्गेनिक मैटर में ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हम लोग में पाया जाता है। अब जरा इनऑर्गेनिक मैटर को देखा जाए, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, है ना, इनका परसेंटेज कितना रहेगा, है ना। इसमें हम लोग उस तरह नहीं देखेंगे। ऑक्सीजन 46%, कार्बन ये 3.3% और हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, है ना, 0.14%। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। इतना है शायद, ये 0.6, ठीक है। तो ये रहा परसेंटेज इनऑर्गेनिक मैटर में। मान लो कि हम लोग सॉइल लेते हैं और उसका परसेंटेज निकालते हैं, तब उसमें कितना पाया जाएगा, ये है। तो सॉइल में भी देखिए ऑक्सीजन है ना, लेकिन इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। ये जो कंपैरिजन किया गया है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना कि कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन 18% है इसमें देखिए, और हाइड्रोजन, है ना, कार्बन एंड हाइड्रोजन इज मोर in organic matter than inorganic matter। देखिएगा, ये लाइन क्वेश्चन है ना, कि जब लिविंग और नॉन लिविंग का हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर, है ना, में
कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो गैस है, वो तो कहीं भी निकल जाएगा, इसलिए इसको कंपेरिजन में नहीं रखा जाता है ना। तो ये जो है ना को छोड़ दिया जाए, तो ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन जो है ना वो ज़्यादा पाया जाता है किसमें, ऑर्गेनिक मैटर में, इन कंपैरिजन टू इनऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो ये रहा एक और एस्पेक्ट इसका, आप लोग समझ लिए होइएगा, है ना। अब हम लोग एक और देखते हैं, तीसरा elements present in टिश्यू, टिश्यू में कौन कौन से एलिमेंट्स पाया जाता है ना। तो इसमें क्या किया जाएगा, फिर वही लीफ ले लीजिए या पीस ऑफ लीवर, लीवर का हम लोग पीस ले लेंगे। ठीक है, ये इसका हो जाएगा वेट 8, इसको हम लोग तौल लेंगे कितना हुआ, है ना। फिर इसको हम लोग ड्राई करेंगे, धूप में रख देंगे, सूखेगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका ड्राई वेट, ड्राई वेट। ठीक है, अब इसको बर्न्ट, जला देंगे हम लोग, है ना। जलाने के बाद हम लोगों को आस, राख मिल जाएगा। अब इसका एनालिसिस जब किया जाएगा तो क्या मिलेगा हम लोगों को, है ना, मिलेगा हम लोगों को एलिमेंट सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, etc, है ना। क्या करेंगे हम लोग, फिर वही लीफ ले लेंगे या पीस ऑफ लीवर ले लेंगे। तो उसका वेट हम लोग अभी, वेट जो है ना वो भींगा हुआ है, वेट 8 हो गई ये। और अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सुखा देंगे, ड्राई कर देंगे, ड्राई वेट हो जाएगा, जला दिया जाएगा, उसको राख मिलेगा। राख का जब एनालिसिस किया जाएगा तो सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कुछ सल्फेट, फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट etc मिलेगा। समझ में आ जाएगा ये। अब चौथी बात है इसकी ना, कि अगर हम लोग केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल करते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल का केमिकल कॉम्पोजिशन अगर हम लोग पता करते हैं तो क्या मिलता है ना। इसको भी हम लोग देखें यहाँ पर। सबसे ज़्यादा वाटर 70 to 90%, प्रोटीन 10 to 15%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%,
कार्बोहाइड्रेट्स 3%, लिपिड फैट 2%, है ना। पहला हम लोग देखे थे, दूसरा देखे, तीसरा देखे। अगर हम लोग किसी सेल का केमिकल कंपोजिशन निकालना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा उसमें वाटर रहेगा, उसके बाद प्रोटीन रहेगा, है ना, न्यूक्लिक एसिड रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड रहेंगे। ठीक है। तो इस तरह जो है ना हम लोग बायोमोलिकुल्स का इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं हम लोग अभी, है ना। इसके बाद हम एक एक करके फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एमिनो एसिड्स, है ना, डीएनए, आरएनए, एंजाइम्स, सब कुछ हम लोग अलग अलग करके देखेंगे, है ना। तो पहले इसके बाद हम शुरू करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। तो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन टिश्यू, ये भी समझ में आ गया होगा। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, एक सेल का केमिकल कंपोजिशन क्या रहता है, एनसीईआरटी में चार्ट दिए हुआ है, उसको आप लोग याद रखिएगा। उसमें ज़्यादा दिए हुआ है तो कुछ कम करके याद कीजिएगा, सब याद तो रहेगा नहीं, दिमाग कंप्यूटर तो है नहीं, सब कुछ याद हो जाएगा, है ना। तो इसके बाद हम लोग इसको ठीक से देख लीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ाएंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात फिर कुछ इसमें ये है कि एनसीईआरटी में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम सब एक ही साथ, एंजाइम तो कुछ अलग है लेकिन सब एक ही साथ जोड़ दिया है। हम कार्बोहाइड्रेट अलग से पढ़ा लेंगे पूरा, लिपिड पूरा अलग पढ़ाएंगे, तो आप लोग सबको अलग अलग पढ़ा लेंगे, तब आप लोग उसको एनसीईआरटी को पढ़िएगा, देखिएगा। उसमें कार्बोहाइड्रेट पहले भी है, मोनोसेक्राइड पहले ही दे दिया है, पॉलीसेक्राइड बाद में दिया है। तो इस तरह उसमें प्रॉब्लम कुछ होगा, लेकिन हम लोगों को अलग अलग करके हम सब पढ़ा देंगे। उसके बाद एनसीईआरटी आप पढ़िएगा, एक लाइन भी इधर उधर नहीं होगा, सब आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो इस तरह हम लोग अब आगे कार्बोहाइड्रेट्स देखेंगे, ठीक है।